हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम पे। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के भाग नंबर 9 को शुरू करेंगे। बात करेंगे भाग 1, 2, 3 से लगाकर 8 तक की। ठीक है, 1 से लगाकर 8 तक की कि अपन ने क्या क्या करा। तो विषय वस्तु मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा। इस विषय वस्तु में अपन ने क्या क्या कंप्लीट करा वो मैं बता देता हूँ। देखिए, 1.1 टॉपिक रसायन विज्ञान का महत्व अपन ने कंप्लीट करा। 1.2 टॉपिक द्रव्य की प्रकृति, इसको कंप्लीट करा। 1.3 द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन देखा कि द्रव्य के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं और उनको मापा किस प्रकार से जाता है, उसको समझा। फिर बात करी थी अपन ने मापन में अनिश्चितता की, है ना। 1.4 टॉपिक मापन में अनिश्चितता। इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, सार्थक अंक, वैज्ञानिक संकेतन जैसी बहुत सी विधियों को अपन ने जाना। ठीक है, फिर बात करी थी अपन ने कल 1.5 टॉपिक रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम, इनको देखा था। अब इनमें मैं आपको बताना चाहूँगा रासायनिक संयोजन के नियम कितने देखे थे अपन ने कल। 5 नियम देखे थे। 5 में से अपन ने एक को कंप्लीट करा जिसका नाम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको अपन ने देखा। और आज अपन स्टार्ट करेंगे 1.5.2 स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम को शुरुआत करने वाले हैं आज के इस कालांश में, आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे वाला जो इसका पार्ट है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे यदि अच्छा लगे तो आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं स्थिर अनुपात का नियम। लेकिन उससे पहले कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, याद हो। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के 2 उदाहरण मैंने करवाए थे और उनमें से बोला था एक उदाहरण मैंने खुद ने करवाया था आपको और दूसरा उदाहरण आपको करने के लिए दिया था। किस किस ने क्या, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर। ठीक है, और जिसने नहीं करा वो आज देख लीजिए, जिसको नहीं आया है उसको मैं आज बता देता हूँ। वैसे बहुत सरल था। प्रश्न क्या था कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड तथा 88 ग्राम CO2 प्राप्त होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। एग्जाम में कुछ इस प्रकार से प्रश्न आता है। जो अपन टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिगार्डिंग यदि अपन उदाहरण करते चलेंगे तो टॉपिक बहुत सरल हो जाएगा। और होमवर्क मैं आपको साथ साथ देता रहता हूँ, तो इसलिए आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर पर। और अधिक आपको प्रश्न चाहिए, अगर बोले सर प्रैक्टिस के लिए और प्रश्न चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर पहले जो डेटा, जो मटेरियल आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, सर्वप्रथम उसको लिखने की कोशिश किया करें। जो भी दे रखा है, मान लो आपको नहीं आ रहा है सवाल, लेकिन आपने जो नियम है, जैसे द्रव्यमान संरक्षण के ऊपर ये सवाल है तो मैं बताना चाहूँगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने अच्छी तरीके से समझ रखा है। और फिर भी आपको यदि न्यूमेरिकल नहीं आता है तो एक बार पढ़कर न्यूमेरिकल की जांच नहीं होती है। नहीं आ रहा है, कोशिश करो उसको वापस से करने की। और वो सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, यदि आपको देखते ही पता चल गया मुझे न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है। सॉल्यूशन लिखो हिम्मत करके, सॉल्यूशन, और उसके अंदर वापस से पढ़ो प्रश्न को एक बार फिर से। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड तथा 88 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को सिर्फ ये डेटा लिख लेना है जो जो मुझे दे रखा है। पहला डेटा मुझे दे रखा है कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो बस मैं बिना देखे समझे क्या लिख दूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा सबसे पहले और उसके बाद लिखूंगा कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मुझे दे रखा है। बात क्लियर? ठीक है। को गर्म करने पर अपन ने इसको क्या करा, गर्म किया। तो क्या करा अपन ने, इसको गर्म किया। गर्म करने का निशान आपको पता है ना, ये होता है, इसे कहते हैं डेल। इसको आपने क्या करा, हीट किया, गर्म करा। गर्म करा तो गर्म करने पर आपको 112 ग्राम क्या मिली, कैल्शियम ऑक्साइड मिला। CaO मिला आपको कितना, 112 ग्राम आपको क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड मिली। प्लस आपको मिला 88 ग्राम CO2, कितना मिला, 88 ग्राम क्या मिला आपको, प्लस आपको CO2 मिला कितना, 88 ग्राम। तो आपने ये जो बनाया
इसी के आधार पर आपको पूरा आंसर मिलने वाला है। ये जब तक आप नहीं बना पाएंगे तब तक आप ये प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो बोल रखा है बस उसको लिखना है, उसको जमाना है। उसके बाद आपको आपके सामने जो चित्र, आपके सामने जो धुंधला सा चित्र था वो बिल्कुल स्पष्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, अपन ने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का द्रव्यमान उस अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद यानी प्रोडक्ट के द्रव्यमान के तुल्य होता है, बराबर होता है। ये अपन ने पढ़ा था। तो इसके अंदर भी अपन को सिद्ध करना है कि इसमें क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब अपन को सिद्ध करना है कि जो अभिकारक है मेरे पास उसके द्रव्यमान का योग क्या उत्पाद के द्रव्यमानों के योग के बराबर है कि नहीं, ये सिद्ध करना है मुझे। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, अभिकारक है मेरे पास कितना, कैल्शियम कार्बोनेट का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 200 ग्राम है। कितना है भैया, 200 ग्राम है। और जो उत्पाद है वो है कैल्शियम ऑक्साइड जिसका द्रव्यमान है 112 और कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका द्रव्यमान है मेरे पास 88। तो क्या करूँगा, मैं लिख लूँगा अभिकारक का द्रव्यमान 200 ग्राम प्लस मैं लिखूँगा उत्पादों का द्रव्यमान कितना है 112 प्लस 88 जो कि 200 ग्राम है। देखिए दोनों समान आ रहे हैं, अभिकारकों का द्रव्यमान 200 ग्राम आ रहा है, उत्पादों का द्रव्यमान 200 ग्राम आ रहा है, तो दोनों के 200 ग्राम आ रहे हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, चूंकि मेरा आंसर आके मेरे को पता चल गया कि ये इति सिद्धम, यहाँ सिद्ध हो चुका है ये, चूंकि अभिकारक एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान है अतः आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। ये जो आंकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं वो क्या करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। बात क्लियर। आंकिक प्रश्न कल का जो होमवर्क मैंने आपको दिया था उसका सॉल्यूशन आज अपन ने कर लिया कंप्लीट। अब अपना जो मेन टॉपिक था वो क्या था भाई, मेन टॉपिक था अपने पास स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का जो नियम था वो अपना क्या था, मेन टॉपिक था। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। कल बताया था मैंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि किसी भी नियम का उत्पादन या कोई नियम कोई देता है तो उसका क्रिएटर होता है, उसका खोजकर्ता होता है। तो आंतोइन लावोसिए ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, उसी प्रकार से स्थिर अनुपात का जो नियम है उसको भी किसी ने दिया होगा। तो वो किसने दिया था, वो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। जो इसके खोज करता थे इस नियम के वो कौन थे, जोसेफ प्राउस्ट, जिनका जन्म 1754 में हुआ और मृत्यु हुई 1826 में। चित्र आपको दे रखा है, ठीक है। खोजकर्ता कौन थे, जोसेफ प्राउस्ट। जो ये महाशय थे, ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। ये नियम बिल्कुल नया है, इसको समझेंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अपन ने जैसे कल समझा था उसी प्रकार से स्थिर अनुपात के नियम को भी समझेंगे। जोसेफ प्राउस्ट क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये जो नियम था उसको लिखा, उसकी परिभाषा क्या देते हैं, वो बोलते हैं कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा समान होता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। बातों को अच्छी तरीके से समझना, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बहुत इजी कर मैं आपके लिए लाता हूँ। परिभाषाएं कितनी भी जटिल क्यों ना हो, उनको सरल रूप में परिवर्तित कर आपको प्रस्तुत करते हैं। जोसेफ प्राउस्ट कहते हैं किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा समान रहता है, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त क्यों ना हुआ हो। किसी भी यौगिक को प्राप्त करने के लिए दो विधियां होती है, एक रासायनिक विधि होती है और एक भौतिक विधि होती है। दो प्रकार से अपन यौगिकों को जो रसायन है उनको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बोल रखा है कि कोई सी भी विधि हो, कोई सा भी रासायनिक अभिक्रिया हो, यदि उसमें से कोई यौगिक प्राप्त हो रहा है तो उस यौगिक, वो जो यौगिक बना है, जिन तत्वों से मिलकर बना है, उन तत्वों का जो द्रव्यमान है, उनका जो अनुपात है वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वापिस एक बार मैं परिभाषा पर लेकर जाऊंगा आपको, उसके बाद अपन एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा समान होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक यौगिक लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक यौगिक है,
मान लीजिए मेरे पास एक यौगिक है जिसका नाम है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। क्या है ये? एक यौगिक है। ठीक है, CO2 क्या है? एक यौगिक है। अब ये जो यौगिक है वो तत्वों से मिलकर बना होगा। तो ये जो यौगिक है ये दो तत्वों से मिलकर बना है। CO2 जो यौगिक है वो दो तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पहला जो तत्व है वो है कार्बन यानी C, और दूसरा जो तत्व है वो है ऑक्सीजन यानी कि O। क्योंकि यौगिक में अपन को सिर्फ दो ही तो दिख रहे हैं, एक तो C दिख रहा है और एक O दिख रहा है, तो मैंने एक C लिख लिया, एक O दिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, जोसेफ प्राउस्ट कहते हैं किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात। किसी यौगिक यानी एक यौगिक ले लिया मैंने CO2, इसमें जो तत्व है मान लीजिए C है और O है, ये दोनों तत्व हैं, इनके द्रव्यमानों का अनुपात अगर C का जो द्रव्यमान होता है बटा O का जो द्रव्यमान है वो हमेशा समान रहेगा, वो हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे CO2 हमें किसी भी अभिक्रिया से प्राप्त हो। बहुत सी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ दहन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, और इसी प्रकार से पोटेशियम कार्बोनाइट का HCl अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं अपन, तब अपन अपने पास 2KCl प्लस H2O प्लस CO2 प्राप्त होती है, तो वहाँ पर अपन को CO2 प्राप्त होती है। अभी मैं सब पे चर्चा करने वाला हूँ, सारी अभिक्रिया में 3-4 अभिक्रिया आपको ऐसी दूंगा जहाँ पर CO2 मिलती है, अपन को प्राप्त होती है, और उन सब में अपन चेक करेंगे कि उन सब में सभी अभिक्रियाओं से प्राप्त जो CO2 है उनमें उनके तत्वों का द्रव्यमान जो है यानी कार्बन और ऑक्सीजन के जो दोनों के द्रव्यमान का अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहता है। तो बात करते हैं यहाँ पर CO2 की। तो CO2 जो है उसमें वो जो दो तत्वों से मिलकर बना है, पहला कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 12 होता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे या फिर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर आपको कैसे पता कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 ही होता है, और यदि कार्बन की जगह कोई दूसरा तत्व आ गया, एक दूसरा यौगिक आ गया और वहाँ पर हमारे को यहाँ पर स्थिर अनुपात का जो नियम है उसको यदि सिद्ध करना हो या बताना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि उस तत्व का जो द्रव्यमान है वो किस प्रकार से निकाला जाता है? इसकी एक सूत्र होता है। क्या होता है भाई? इसका सूत्र होता है, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व होते हैं उनका द्रव्यमान ज्ञात करने का यानी उनका मास कैलकुलेट करने का क्या होता है? एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है? किसी भी तत्व का यदि आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र होता है परमाणु क्रमांक, उस तत्व का परमाणु क्रमांक गुणा 2। गुणा क्या करना है? 2 करना है। जिस प्रकार से यदि हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। कितना होता है भैया? 6 होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक। यानी आवर्त सारणी में जो कार्बन है वो किस स्थान पर आता है, कौन से क्रमांक पर आता है, कौन से नंबर पर आता है, तो 6 नंबर पर कार्बन आता है। अगर अपन को इसका द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भैया? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बात क्लियर? कोई कठिन वाली बात नहीं है, किसी का भी निकाल सकते हो आप, जिसका भी आपको निकालना हो। और मैं आपको पहले से बता देता हूँ, 1 से लगाकर 20 तक तो आपके मान बिल्कुल स्थिर आएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा 1 से लगाकर 20 तक के बाद जैसे 21वां एलिमेंट होगा, 22वां एलिमेंट होगा, 23वां, और इस प्रकार से तो थोड़ा लमसम दशमलव में, या कभी कभार जैसे 21 होना होता है तो 22 हो जाता है, 24 होना होता है तो 25 हो जाता है द्रव्यमान। तो इस प्रकार का होता है, तो कहीं कहीं आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो सूत्र है वो 1 से लगाकर 20 तक के जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व होते हैं उन्हीं का ही द्रव्यमान पर लागू होता है, और आप 1 से लगाकर 20 तक में ही काम हो जाता है अपना, जहाँ तक। ठीक है, चलिए, तो कार्बन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 12। ठीक है, कैसे निकाला? इस सूत्र से निकाला। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के द्रव्यमान की। तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 32 है। अब आप बोलेंगे सर 32 कैसे हुआ? ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो 8 होता है, और आपने बोला सूत्र लगाकर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस हिसाब से तो इसका जो द्रव्यमान होना चाहिए वो तो 16 होना चाहिए, तो ये 32 कैसे हो गया? तो भाई साहब, जो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन के कितने अणु संयोग कर रहे हैं? आप बोलेंगे सर 2 अणु संयोग कर रहे हैं, 2। देखिए 2 लिखा हुआ है यहाँ पर,
दो अणु मेरे पास संयोग कर रहे हैं। तो अपन ने द्रव्यमान किसका निकाला, कितने का निकाला, एक का ही तो निकाला, एक ऑक्सीजन के एक अणु का ही तो द्रव्यमान निकाला अपन ने, जो आ रहा है 16। लेकिन अपन को निकालना कितने का है, 2 का निकालना है, यानी एक और का निकालना है। तो एक और का निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 16 का द्रव्यमान मतलब ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है उसको 2 से गुणा कर दूंगा। 2 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसको भी मैंने द्रव्यमान बराबर परमाणु क्रमांक गुणा 2 से क्या करा है, सॉल्यूशन किया है। अब मुझे क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। तो इसका अनुपात निकालूंगा तो इस प्रकार से लिखूंगा, और इसको सॉल्व कर लो तो ये 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। तो 3 अनुपात कितना आएगा भाई, 3 अनुपात 8। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तत्वों के जो द्रव्यमान है उसका अनुपात होगा। और ये जो अनुपात अपन को CO2 का प्राप्त हुआ ये स्थिर रहेगा, चाहे कोई सी भी अभिक्रिया हो, उसमें कहीं से भी अपन को CO2 प्राप्त हो रहा हो, उन सब में जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का जो अनुपात होगा, तत्वों के द्रव्यमानों को जो अनुपात होगा वो कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा हमेशा। इस बात की पुष्टि कर लेते हैं एक बार। देखिए, अगर बात करें आपके CO2 की, किसकी बात करें भाई, CO2 जो है, अगर CO2 की बात करें तो CO2 अपन को किस किस से प्राप्त होता है। पहली विधि जो है इसको प्राप्त करने की वो हो सकती है पोटेशियम कार्बोनेट की क्रिया जब अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करते हैं तो CO2 प्राप्त होती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसकी रिएक्शन कैसे होती है, ये अपना पोटेशियम कार्बोनेट है, इसको HCl अम्ल से अपन ने क्या करा, अभिक्रिया करवाई, तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, 2KCl + H2O, और अपना मेन प्रोडक्ट CO2 प्राप्त हुआ। पहली बात। अब अगर इसमें अपन अनुपात ज्ञात करें तो सेम अनुपात होगा, कितना, 3 अनुपात 8। बहुत बढ़िया। अब एक और होती है इसकी अभिक्रिया जहाँ से CO2 प्राप्त होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया यदि आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो आपको CO2 प्राप्त होगा। मतलब ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि आप गर्म करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो क्या प्राप्त होता है, CaCO + CO2, ये अपन को प्राप्त होता है। ठीक है, CO2 प्राप्त हो गया, और इसका अगर अनुपात निकालेंगे अपन तो कितना निकलेगा, 3 अनुपात 8। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा है कार्बन का दहन ऑक्सीजन से करने पर CO2 प्राप्त होती है। अगर कार्बन का दहन अपन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होती है, CO2, और ये तो बहुत फेमस है, C + O2 CO2 मिल गई। तो यहाँ पर भी यदि अपन देखें तो 3 अनुपात 8 जो अपन को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कोई सी भी अभिक्रिया, चाहे देखो अलग अलग अभिक्रिया, एक तो अभिक्रिया थी नहीं, पोटेशियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक से करवाई तो ये अलग अभिक्रिया थी, ये अलग अभिक्रिया थी, कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट अलग था, कार्बन और ऑक्सीजन ये अलग अलग थे, यानी अलग अलग अपन देखा। और CO2 का ये अपन ने द्रव्यमान ज्ञात करा, तत्वों का जो द्रव्यमान था उसका अनुपात देखा, तो हर किसी में अनुपात कितना आता है, 3 अनुपात 8, 3 अनुपात 8, 3 अनुपात 8। इसका मतलब क्या है कि इनका जो यौगिकों का जो यौगिक जो होते हैं, जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जैसे CO2 जो यौगिक है वो कार्बन तत्व और ऑक्सीजन तत्व इन दोनों से मिलकर बना है। तो कार्बन तत्व का जो द्रव्यमान होगा बटा ऑक्सीजन तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा, उसका जो अनुपात होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा। इसलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। इसमें क्या होता है कि कोई सी भी अभिक्रिया से जो अपन को प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका जो अनुपात होता है वो हमेशा स्थिर रहता है, उनके जो तत्वों का अनुपात होता है वो स्थिर रहता है। जैसे इसको मैं अभी तो अपन ने रसायन के क्षेत्र में समझा, अगर अपन इसको व्यवहारिक क्षेत्र में समझें तो देखिए इसी प्रकार जैसे अपन बोले इसी प्रकार जल जो अपन H2O को हम किसी भी स्रोत जैसे नदी, कुआं, झील, समुद्र, नल, बारिश आदि से प्राप्त करें, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना रहता है, 1 अनुपात 8 होता है। चाहे अपन जल को किसी नल से लें या किसी कुएं से लें या किसी तालाब से लें, उसमें जो अणु होंगे, उसमें जो जल का जो यौगिक होगा वो H2O ही होगा, और H2O जो है वो किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन तत्व से और ऑक्सीजन तत्व से। जब अपन ऑक्सीजन का द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं और उनका अनुपात निकालते हैं, तो जो नदी से H2O मिला उसका अनुपात,
कुएं से जो H2O मिला उसका अनुपात, नदी नाले किसी से भी जो H2O मिला उसका अनुपात हमेशा बराबर रहेगा, स्थिर रहेगा। हर उसमें स्रोत कोई सा भी हो, सोर्स कोई सा भी हो, लेकिन जो एलिमेंट, जो कंपाउंड हमारे को प्राप्त हो रहा है, यौगिक प्राप्त हो रहा है, उसका जो वो जिन तत्वों से मिलकर बन रहा है उनके द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। वो कैसा रहेगा, अनुपात स्थिर रहेगा। इसलिए इसका जो नाम है वो है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं। बात समझ में आई? तो यही अपना जो स्थिर अनुपात का जो नियम है वो कंप्लीट होता है। समझने के लिए सिर्फ इतना ही था। अब करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में से जो सवाल परीक्षा में आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल्स के लिए अपन चलते हैं। आंकिक प्रश्नों का जो भाग या दौरा स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला जो प्रश्न होगा आपके पास वो होगा 1.375 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस की धारा में अपचयित करने पर 1.098 ग्राम कॉपर प्राप्त होती है। सवाल को ढंग से पढ़ेंगे। जबकि दूसरे प्रयोग में 1.476 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड अपचयित होकर 1.179 ग्राम कॉपर देता है। सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। एक बार पढ़ा, लग रहा है साहब बहुत हार्ड है, वापस से पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे डेटा लिखने के लिए। पहली बार पढ़ा था समझने के लिए, जितना समझ में आया ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा को मेंशन करने के लिए, डेटा को लिखने के लिए। तो अब लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन यानी हल लिखेंगे। तो अब देखेंगे 1.375 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस की धारा में अपचयित करने पर 1.098 ग्राम कॉपर प्राप्त होती है। यानी जो कॉपर ऑक्साइड है उसको आपने अपचयित करा। अपचयित करना यानी हाइड्रोजन मिलाई, उसके हाइड्रोजन गैस जो है वो कॉपर ऑक्साइड के अंदर मिलाई, तो अपन को क्या प्राप्त हुआ। देखिए कॉपर ऑक्साइड कितनी थी अपने पास। प्रथम प्रयोग क्या था, प्रथम प्रयोग में जैसे दो है ना, एक तो देखो देखो आपको स्पष्ट करने के लिए आपको समझाते हैं। देखिए पहला प्रयोग तो कॉपर ऑक्साइड का था, ये 1.375 कॉपर ऑक्साइड इसमें थी। लेकिन क्यूप्रिक ऑक्साइड, देखिए कॉपर के दो नाम होते हैं, एक तो क्यूप्रिक और कॉपर अपन कहते हैं। क्यूप्रिक लैटिन नाम होता है कॉपर का, तो वो एक ही है, ये भी कॉपर ऑक्साइड ही है। ठीक है ना, तो कॉपर ऑक्साइड कितना है इसके अंदर 1.476 और इसमें कितना है 1.375। यानी दो प्रयोग हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। पहले प्रयोग अपन ने क्या करा, प्रथम प्रयोग से जो अपना कॉपर ऑक्साइड है वो कितना है 1.375 ग्राम है ना। कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.375 ग्राम है। अपचयित करने पर कॉपर प्राप्त होता है। कितना कॉपर प्राप्त होता है, प्राप्त कॉपर का भार कितना है 1.098 ग्राम है। यानी प्रथम प्रयोग में 100% क्या है उपस्थित, CuO है ना, ये 100% है। ये क्या है 100% है। 100% कैसे, 100% Cu और ऑक्साइड, यानी कॉपर और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है 100% CuO, है ना। तो अब इसमें ये जानना है कि कॉपर का जो प्रतिशत है वो कितना है और ऑक्सीजन का कितना भाग मिलकर 100% बना रहा है। तो ये जानने के लिए अपन क्या करेंगे, जो अपने पास कुल कॉपर ऑक्साइड है उसमें किसका भाग लगाएंगे, जो प्राप्त कॉपर का भार है उसका भाग लगा के उसका प्रतिशत निकालेंगे। कैसे, देखिए पहले कॉपर का प्रतिशत निकालते हैं। तो प्रतिशतता कैसे निकालते हैं वो समझिए। जो आपको कुल यौगिक दे रखा है उसका यदि आपको भार दे रखा है तो आपको वो लिखना है सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पर जो कॉपर है, अपने कॉपर की प्रतिशतता निकाल रहे हैं, तो कॉपर की प्रतिशतता निकाल रहे हैं ना अपन, क्या निकाल रहे हैं पहले तो ये समझो। कॉपर ऑक्साइड का भार कितना है 1.375 है, तो इसको अपॉन में लिखते हैं, इसको बट्टे में लिखकर 1.375 से भाग दे देंगे। ठीक है, और इसका क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं।
सबसे पहले प्रतिशत निकालना आपको आता ही होगा। जो कुल होता है उसको बट्टे में रखते हैं और जिसका प्रतिशत निकालना है उसको अपन क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, अंश में रखते हैं, है ना, और फिर उसको 100 से गुणा कर देते हैं। सिंपल सी बात है, वैसे ही अपन ने यहाँ पर करा। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ रहा है भाई, 79.86%। ये किसकी प्रतिशतता है, ये कॉपर की प्रतिशतता है। किसकी है भैया, कॉपर की प्रतिशतता है, यानी सी और कॉपर ऑक्साइड है ना, CuO, यानी ये जो है 100% कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर की जो मात्रा है वो कितनी है भैया, 79.86% है। अगर अपन ऑक्सीजन की निकालना चाहे तो अब क्या करेंगे, 100 में से सिर्फ 79.86 को घटा देंगे तो ऑक्सीजन की प्राप्त हो जाएगी। देखो ऑक्सीजन की प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 79.89 माइनस कर देंगे जो कॉपर का है, तो बचेगा क्या भाई, कॉपर, ऑक्सीजन नहीं बचेगा सिर्फ। तो देखिए ऑक्सीजन बचेगा तो 20.14 क्या हो जाएगी इसकी, 20.14% ऑक्सीजन आ जाएगी। ये तो प्रथम प्रयोग के आंकड़े हैं भैया, ये तो किसके आंकड़े हैं, कौन बताएगा, ये तो सिर्फ प्रथम प्रयोग के आंकड़े हैं। मतलब यहाँ तक अपन ने सवाल कर लिया है ना। अब लिखा है जबकि दूसरे प्रयोग में, लिख रखा है दूसरे प्रयोग में, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन द्वितीय प्रयोग से 1.46 ग्राम क्यूप्रेट ऑक्साइड, यानी इसमें कॉपर ऑक्साइड कितनी है, 1.476 ग्राम है। ऑक्साइड अपचयित होकर कितना, कॉपर कितना देती है, कॉपर देती है 1.179 ग्राम कॉपर देती है ये। अब इसमें इस वाले कॉपर ऑक्साइड में होना क्या चाहिए कि इस वाले कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, कॉपर और ऑक्सीजन तत्व का जो अनुपात है वो समान आना चाहिए इन दोनों में ही, तब तो जाकर अपन सिद्ध कर पाएंगे कि ये जो आंकड़े हैं वो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अपन ने ये तो स्टार्टिंग में पढ़ा था, कोई भी यौगिक हो वो किससे मिलकर बनता है, तत्वों से मिलकर बनता है, और जो वो तत्व हैं उनका यदि द्रव्यमान का अनुपात स्थिर है हर एक क्रिया में, हर एक अभिक्रिया में, हर एक सोर्स से प्राप्त जो अपन को यौगिक है उसका जो अनुपात आ रहा है, उनके तत्वों का जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो समान आ रहा है, तो वहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम का पालना होती है। तो उसी प्रकार से प्रयोग 1 अपन ने निकाला, उसके अंदर कॉपर ऑक्साइड 1.375 ग्राम था और उसमें कॉपर इतना मिला हुआ था, तो अपन ने प्रतिशत निकाला कॉपर का, तो कितना निकला, इतना निकला। फिर ऑक्सीजन का निकाला, इतना निकला। अब अपन दूसरा प्रयोग कर रहे हैं और दूसरे प्रयोग में कॉपर ऑक्साइड कितना है, 1.476, इसमें कितना था 1.375 था और इसमें कितना है 1.476, यानी दोनों अलग हैं, ध्यान रखना दोनों अलग अलग सोर्सेज हैं, वो अलग सोर्स था, ये अलग सोर्स है, ठीक है। अब इसमें कॉपर कितना है 1.179, देखो यहाँ पर इतना है और यहाँ पर इतना है, अलग अलग है सब कुछ, लेकिन अगर रिजल्ट सेम आया तो अपन क्या कर लेंगे, ये जो नियम है वो किसका पालना करेगा, स्थिर अनुपात के नियम का पालन करेगा। अब देखो इसकी प्रतिशतता निकालो, कॉपर की प्रतिशतता कैसे निकलेगी, जो कुल है जो आपको दे रखा है पहले वो लिखेंगे। कॉपर की प्रतिशतता कैसे निकलेगी, जो कॉपर है, कॉपर का भार कितना है 1.476, बट्टा लगाएंगे अपन, जो कुल कॉपर ऑक्साइड है यानी 100% है वो कितना है 1.179, ठीक है, ये लिखेंगे। चलिए अब इसको गुणा करेंगे किससे, 100 से, तो क्या आएगा इसका उत्तर 79.86, क्या आएगा भैया 79.86 आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 79.86। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो प्राप्त कॉपर का जो भार है वो कितना है 1.79, ठीक है, इसका भाग देंगे अपन 1.476 इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये जो अनुपात वही तो मैं देख रहा था, उल्टा हो गया यहाँ पर लिखा हुआ। यहाँ देखिए कॉपर जो कुल है जो निकालना है वो 1.179 बट्टा आएगा कितना 1.476, ये आएगा, है ना, 476 और गुणा 100 ये आएगा अपने पास, है ना। ये थोड़ा उल्टा लिखना है आपको, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, बाकी आंसर आपका 79.86 होगा, ठीक है। ये अपन ने निकाला दूसरे प्रयोग से कॉपर की प्रतिशतता, तो दूसरे प्रयोग से कॉपर की जो प्रतिशतता है वो कितनी निकली 79.86, यानी कॉपर की जो प्रथम प्रयोग में कॉपर की जो प्रतिशतता थी उसके बराबर आई। चलो कॉपर का तो निकल गया,
है ना। अब निकालते हैं अपन ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की साइड में निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ऑक्सीजन की जो प्रतिशतता होगी वो 100 में से आपको 79.86 घटा देना है, ठीक है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ और आएगा जब आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो कुछ कम आएगा, तो वो कितना आएगा 20.11%। तो यहाँ पर 20.14, तो ये लगभग समान आ रहा है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि चूंकि दोनों प्रयोगों में कॉपर ऑक्साइड की प्रतिशतता समान है, अतः ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं, है ना। तो ये जो है स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं, ये अपन ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, सिर्फ यहाँ कॉपर की प्रतिशतता है, ये थोड़ा अपन ने गलत निकाल लिया था। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, ये ऊपर आना चाहिए था और ये नीचे आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था, क्योंकि कॉपर का अपन प्रतिशतता निकाले ना, कॉपर की प्रतिशतता, तो वो कितनी है 1.179, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड कितनी है 1.476, ठीक है। ये है, देखिए यहाँ पर आप यहाँ खुद देखिए, दूसरे प्रयोग में क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड अपचयित होकर 1.179 ग्राम कॉपर देता है। तो कॉपर कितना दे रहा है 1.179, यहाँ लिख रखा है। और क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना है 1.476, तो कम है ना भैया, इसलिए, ठीक है। चलिए, समझ में आया। तो ये तो था पहला, ठीक है, ये था अपना पहला। अब जो दूसरा उदाहरण है वो आपको खुद को करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो दूसरा उदाहरण है वो है आपके पास ये वाला, ये आपको कल करके देना है मेरे को, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वाले वीडियो में अपन जो अगला जो नियम है उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।